नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है हमने एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें क्लास 6 की ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक थे उस सारे टॉपिक से संबंधित हम काफ़ी अच्छा वीडियो बनाकर जो है पब्लिश कर चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वह है परिवार। तो बिल्कुल इसका आंसर रहेगा परिवार। नेक्स्ट दिया हुआ है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो वो होती है परिवार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा ये सब एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है ना। संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं और बच्चे भी सब साथ में रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिस परिवार में केवल माता पिता और उनकी संतानें रहती हैं उस परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। ये सब जानते हैं, बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन है जो, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में दे रखे हैं तो हमें सारे कवर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, परिवार के सदस्यों के अलावा सबसे निकट जो है कौन होता है? तो वह होता है पड़ोसी। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला टॉपिक दिया हुआ है, विविधता में एकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक से संबंधित, हमारे देश में चाय की अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पर है? यानी भारत के अंतर्गत चाय की सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ जो है कहाँ है? तो वह असम के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं? राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है फसलें उत्पादित होती हैं वह है ज्वार, मक्का और बाजरा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ज्वार, मक्का और बाजरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह है असम का। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह तमिलनाडु का है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गणगौर व तीज किस क्षेत्र की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर और तीज जो है वह प्रसिद्ध है राजस्थान के। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है, छठ पूजा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह है बिहार का। नेक्स्ट है, बैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह है पंजाब का। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन सारे बुक में दिए हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो वह बिहार का है। ढोकला खमन जो है वह गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है, दाल बाटी चूरमा जो है वह राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा जो है वह दक्षिणी भारत में ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो वह अशोक स्तंभ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ही। आगे दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन। ठीक है ना। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वह है कमल। ठीक है ना। आगे प्रश्न दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो हॉकी। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे 6 क्लास की बुक के अंतर्गत दिए हुए हैं, तो वही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो रुपया। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक दिया हुआ है, देखिए मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारे बाजार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम डिस्कस करने वाले। देखिएगा पूरा, वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? देखिए मित्रों, ये जो बात है वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना, ये पुराने समय में काफ़ी प्रचलित था। अभी तो वैसे वस्तु के बदले रुपया दिया जाता है, लेकिन वस्तु के बदले वस्तु देकर जो आवश्यकता की पूर्ति की जाती है वह क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वस्तु के बदले पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मुद्रा विनिमय। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेचता है। यानी कि देखिएगा, उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। ठीक है ना। और फिर वो क्या करता है कि उस सामान को छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है, तो उस व्यापारी को क्या कहा जाता है? तो उसे थोक व्यापारी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है,
ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्लास 6 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल के अंतर्गत ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह व्यापारी जो वस्तु के बदले अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, वस्तु जो है डायरेक्ट वो अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम खरीदने वाले होते हैं, इसलिए हमें उपभोक्ता कहा जाता है, और जो बेचने वाला होता है उससे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं, तो भारत के अंतर्गत जितने भी बैंक है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे बैंक जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन नाम है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। ये बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन भी सकते हैं, क्योंकि एक बार है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वो इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग क्या कहलाता है, याद रखिएगा। परिवार के सदस्यों के सहयोग से जो उद्योग चलाया जाता है, छोटा सा उद्योग, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा, ये व्यक्ति हैं, 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है, तो वह लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ मित्रों, सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं, संगठित रूप से व्यक्ति जो आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सहकारिता कहा जाता है। यानी कि कुछ लोग जो हैं अकेले नहीं रहकर कुछ समूह बनाकर जो है कार्य करते हैं, सब साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना, ये बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, तो वह है एक सब के लिए सब एक के लिए, तो ये आप जो कोटेशंस दिया हुआ है वो आप याद रखिएगा, एक सब के लिए सब एक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, अगर प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करना है तो उसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए टोटल 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर 15 सदस्य मिलकर एक समिति बनाना चाहे तो इसका गठन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ या वस्तु को खरीदता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर हम दुकान पे जाएंगे और वहाँ से सामान खरीदेंगे तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा, उपभोक्ता को अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान किया हुआ है, तो वह किया गया है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो वहाँ पर जो है 20 लाख रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो वह 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो वह 1 करोड़ से ज़्यादा की शिकायत की जा सकती है। देखिए मित्रों, ये शिकायत जो होती है वो कैसा की जाती है, तो ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्लू बता रहा हूँ। जब हम दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदते, अगर मान लो कि वो सामान हमें ऐसा लगता है कि वो सामान एक्सपायरी है या उसमें कुछ ना कुछ गलत है या मिलावट है, ठीक है ना, तो हम जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब हम उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, तो हम उसकी शिकायत करेंगे उपभोक्ता आयोग के पास में, ठीक है ना, और ये उपभोक्ता आयोग जो है जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो अगर मान लो कि 20 लाख तक हमारा कोई नुकसान हुआ है या 20 लाख से कम की बात है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तो जा नहीं सकते, तो 20 लाख तक की बात है, तब हम जो है सीधे ही जिला उपभोक्ता आयोग के पास जाएंगे, और 20 लाख से 1 करोड़ तक है नुकसान, 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम जाएंगे जिला उपभोक्ता आयोग के पास में, और अगर मान लो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है तो हम जाएंगे कहाँ पर, सीधे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पास। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित समय में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा कहलाती है। तो देखिएगा,
अगर बाई चांस मान लो हम कोई दुकान से कोई चीज़ लेकर खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है ना, यानी हमने कोई चीज़ खरीद ली और उसका निश्चित समय दिया उन्होंने कि अगर हम जो है उस चीज़ को 1 वर्ष के अंतर्गत, अगर मान लो चीज़ में कोई समस्या आती है, सामान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम उसे क्या कर देते हैं, दुकानदार को जाकर देते हैं। तो दुकानदार कहता है कि हमने 1 वर्ष की जो है आपको गारंटी दे रखी है, ठीक है ना, तो उसे गारंटी कहा जाता है। जब हम निश्चित समय के अंतर्गत कोई दोष आ जाता है तो उसे दुकानदार को वापस देते हैं और दुकानदार उसके बदले में हमें कोई दूसरी चीज़ प्रदान करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसे गारंटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्रय की गई वस्तु का एक निश्चित समय में दोष आने पर विक्रेता द्वारा निःशुल्क मरम्मत की जाती है। मरम्मत करना क्या कहलाता है, वारंटी कहलाता है, ठीक है ना। गारंटी और वारंटी में आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं तो काफ़ी समझते हैं आज की डेट में, तो समझ ही चुके होंगे गारंटी और वारंटी क्या होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से कराया जाता है। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से कराया जाता है, तो यह कराया जाता है सहकारिता विभाग से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार और लोकतंत्र। सरकार और लोकतंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति के पास, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास या फिर मान लो राजा के पास या रानी के पास होती है, तो ऐसी सरकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो वह राजतंत्र कहलाती है। आप सबने देखा होगा, आजकल सब टीवी में देखते ही हो, राजा महाराजा का शासन था, उसमें केवल शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, केंद्र थी, ठीक है ना, तो वो शासन जो है राजतंत्र कहलाता है। आगे दिया हुआ है, जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती हैं तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं, जो कि आज की डेट में चल रहा है, ठीक है ना, सब समझते हैं, जानते हैं सब। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब लोक हित को ध्यान में न रखते हुए सरकार एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तानाशाही सरकार कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क मताधिकार की आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी होती है, तो मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष है भारत के अंतर्गत, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बाल अधिकार एवं संरक्षण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए, ये टॉपिक नया जुड़ा है इस बार, ठीक है ना, तो इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना श्योर, एक क्वेश्चन रीट एग्जाम में बनेगा, तो इसे आप याद रखिएगा, बाल अधिकार एवं संरक्षण, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इतना बड़ा लिखा हुआ है, देखते क्या है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन, क्या था, बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया। कितने रूपों में स्वीकार किया गया, 4 रूपों में स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति प्रदान की, और ये अधिकार कौन कौन से थे, ठीक है ना। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार अधिवेशन में बालकों के 4 अधिकार को स्वीकार किया, ठीक है ना, और भारत ने उन्हीं 4 अधिकारों को 11 दिसंबर 1992 को सहमति प्रदान की, मतलब स्वीकार किया, ठीक है ना। तो वो 4 अधिकार कौन कौन से थे बालकों के, देखिएगा, पहला है जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा संरक्षण का अधिकार, और चौथा था भागीदारी का अधिकार, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार, 4 अधिकारों के नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया था। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया था, तो देखिएगा, इसके लिए कानून बनाया था सरकार ने PC एंड PNDT कानून 1994। तो ये आप याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक, ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल विवाह की रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया था और कौन सा कानून था, तो वह बनाया गया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है, बाल श्रम की रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया था, तो वो कानून का नाम था किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत, ठीक है, सब सन 2000 में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों इस टॉपिक में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए, तो सरकार ने जो है बाल यौन हिंसा को रोकने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो है पास किया था, ठीक है ना, तो ये बनाए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1098, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ मित्रों, स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण और शहरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को पूरा आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, यानी ग्रामीण स्वशासन कैसा था, स्थानीय और शहरी स्वशासन कैसा था। चलिए देखते आगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संवैधानिक संशोधन में अपनाया गया? तो वह अपनाया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया था? तो वह बनाया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो मित्रों याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था, ठीक है ना, संवैधानिक संशोधन किया गया था। और नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखिएगा, अब 74वां संविधान संशोधन जो है वह नगरीय स्वशासन से संबंधित है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई? तो वह की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, ठीक है ना, ये भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से? पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से, यानी कि ग्रामीण स्वशासन के 3 स्तर कौन कौन से? पंचायती राज व्यवस्था कहो या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहो, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो एक तो है ग्राम पंचायत, और एक है पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद, यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर की बात करें तो पंचायत समिति, और उससे ऊपर जिला परिषद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वह होती है वार्ड सभा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, ये सब जानते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम पंचायत में कार्यों की क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो वह होता है ग्राम सेवक, जिसे पदेन सचिव भी कहते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा, नॉर्मली है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से, ठीक है ना। फर्स्ट दिया हुआ है, शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन का निर्माण करना। तीसरा है, महात्मा गांधी नरेगा का संचालन करना, ठीक है। फोर्थ है, सार्वजनिक मेलों, हाट बाजार व मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन करना, ठीक है। 5 दिया हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। 6 है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना। 7 है, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना। 8 दिया हुआ है, वृक्षारोपण करना, चारागाह भूमि का विकास व बंजर भूमि का सुधार हेतु प्रयास करना, ठीक है ना। ये सब ग्राम पंचायत के कार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? ये क्वेश्चन आ गया वापस, ठीक है ना। 8 जो है ये ग्राम पंचायत के कार्य थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायता करने के लिए सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच का कब उपस्थित रहते हैं? तो वो महीने में 4 बार रहते हैं, 5 तारीख को, 12 तारीख को, हर एक महीने की 5 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख को, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो वह होता है प्रधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से? ये भी आप सुन लीजिए एक बार। फर्स्ट दिया हुआ है, अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, फिर है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है खंड विकास अधिकारी, BDO, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वह होता है जिला प्रमुख। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है,
जिला परिषद के कार्य कौन कौन से, ये भी सुन लीजिएगा एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए सही गलत का, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, देख लीजिएगा। यह ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करती हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करती है कौन, जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती हैं, संपूर्ण जिले के विकास की योजना बनाती हैं, जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है, वह होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 20,000 से अधिक, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी नगरीय व्यवस्था कार्य करती है। याद रखिएगा 20,000 से 1 लाख, 20,000 से 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी नगरीय व्यवस्था कार्य करती है, तो वह करती है नगर पालिका। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मान लो कि 20,000 से अधिक जनसंख्या हो गई और 1 लाख से कम जनसंख्या है, 20,000 से लेकर 1 लाख से कम जनसंख्या है, तो वहाँ पर जो है नगरीय व्यवस्था होगी नगर पालिका की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम, यानी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की अगर जनसंख्या है तो उस क्षेत्र में जो नगरीय व्यवस्था होगी वह होगी नगर परिषद, ठीक है। आगे दिया हुआ है, 5 लाख से अधिक वाली जनसंख्या का क्षेत्र जो है उसमें नगरीय व्यवस्था कौन सी होगी, तो वह होगी नगर निगम, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20,000 से 1 लाख तक नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक की बात करें तो वहाँ जो है नगर निगम कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है, तो वह अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है, तो वह सभापति कहलाता है, ठीक है ना। और नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है, नगर निगम का मुखिया तो वह मेयर या महापौर कहलाता है। इन शहरी व ग्रामीण, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, मतदाता द्वारा चुना गया अधिकारी क्या कहलाता है, तो वह निर्वाचित कहलाता है। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है, तो मनोनीत कहलाता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, इस पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 का लास्ट टॉपिक है ये, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे, ज़्यादा नहीं है, 5-10 क्वेश्चन होंगे, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है, 33। नेक्स्ट है, जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिला प्रशासन जो है अपने लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है, कौन जिला प्रशासन, देखिएगा क्या से कार्य करता है। फर्स्ट कार्य दिया हुआ है, शांति व कानून की व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है, भू अभिलेख संधारण करना और भू राजस्व प्राप्त करना, ठीक है। फिर है, रसद व अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना। फिर है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली एवं यातायात संबंधी व्यवस्था करना। 5 नंबर दिया हुआ है, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना व उन्हें लागू करना। ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं वो जिला प्रशासन के कार्य होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना, ये भी इसका कार्य है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत कार्य करना, ये भी इनका कार्य है जिला प्रशासन का। जनता व सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करना, ये भी जिला प्रशासन का कार्य है। पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी जिला प्रशासन का ही कार्य है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, जन समस्या को सुनना, उनका निराकरण करना, ये भी जिला प्रशासन का कार्य है, ठीक है ना। तो ये सारे जिला प्रशासन के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो वह होती है जिला कलेक्टर के पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है, तो वह पुलिस अधीक्षक एसपी के निर्देशन में कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है, तो वह उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम कार्य करता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न दिया हुआ है, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है, तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम जो है वह कार्य करता है। आगे दिया हुआ है, भू संपत्ति यानी कि जमीन व जायदाद,
खरीदारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद जो है वो कौन से विवाद में रखे जाते हैं? तो वह दीवानी विवाद में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करना संबंधी जो विवाद होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? तो वो फौजदारी विवाद में रखे जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं राजस्व विभाग के अंतर्गत। ठीक है ना, राजस्व विवाद के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिले में कुल कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। FIR का पूरा नाम क्या होता है? तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए मेरे, इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो को अगर आपने नहीं लास्ट तक ज़रूर देखा है, देखिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। और इससे पहले जो हमने क्लास 6 के ज्योग्राफी का वीडियो पब्लिश किया है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को भी जरूर पूरा देखिएगा। और इसके बाद में हम हिस्ट्री का वीडियो भी जल्दी पब्लिश करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।